एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खुड़ो और वसअतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास जो है सालाना, वो इस वक्त पेरिस में जारी है। कल उसका अख्तामी सेशन होगा 23 अक्टूबर को। आज जब मैं सुबह सुबह उठा तो पाकिस्तानी ट्विटर पर फैटफ ट्रेंड कर रहा था और मैंने कहा शायद कोई ऐसी वोटिंग हो गई है या कुछ पाकिस्तान के बारे में कुछ हो गया है, क्योंकि आपको पता है कि 2018 से हम ग्रे लिस्ट पर हैं और पहले बड़ी कोशिश हुई कि किसी तरह में ब्लैक लिस्ट पर डाल दिया जाए, लेकिन वहाँ से बचत हो गई। अब ये था कि क्या हम ग्रे लिस्ट से निकल सकेंगे या ग्रे लिस्ट में रहेंगे। गुज़िश्ता माह एशियन पैसिफिक ग्रुप जो कि इस रीजन में फैटफ का नुमाइंदा है, वो उसने अपनी रिपोर्ट दी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने जो 40 में से तकरीबन 27 जो चीज़ें हैं उन पर कंप्लाइंस कर ली है, पार्शियल कंप्लाइंस भी हुई है और 3 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर अभी तक कंप्लाइंस नहीं हुई है। रिगार्डिंग टेरर फाइनेंसिंग आपने देखा, फैटफ के कवानीन भी मंजूर हुए और दूसरी चीज़ें भी आईं। मगर आज जो कुछ हुआ, अचानक ये खबर आई कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वोट दे दिया है। अब फैटफ में वोटिंग हुई ही नहीं है, मगर कहाँ से ये खबर आई, इस पे फ़ॉरेन ऑफिस को भी एक बयान जारी करना पड़ गया। सऊदी एम्बेसी ने भी एक बयान जारी किया, भाई हमने तो कोई वोट नहीं दिया। फ़ॉरेन ऑफिस ने भी कहा कि ये लव किस्म की खबर और ये अफवाहें हैं, इसमें लघु। तो ज़रार से पूछ लेते हैं कि यार ये आई नहीं, देखिए सऊदी अरब कहाँ से आ गया, बरादर इस्लामी मुल्क का नाम लिया गया। नहीं, वो तो सर अभी तो नाम ही नहीं लिया ना, पहले नाम तो लेने दो बंदे को यार, फिर बात करते हैं ना उस पर। चलिए, इन्हें जिक्र नहीं किया है तो बिल्कुल इस तरह की बहुत अफवाहें घूम रही थी। मुझे नहीं पता कि मीडिया में रिपोर्ट हुई है या नहीं हुई है, सोशल मीडिया तक महदूद थी। अच्छा, पहले तो मैं क्लैरिफाई कर दूं कि इसका ये मतलब नहीं है कि साबिर शाकिर की तरफ से ये खबर आई है, इनका अपना एनालिसिस है। अच्छा, अब अगर इस एनालिसिस को थोड़ा सा एनालाइज करें तो बिरादर मुल्क फैटफ की अगर हम लिस्ट में देखें तो कौन हो सकता है? जाहिर है बेल्जियम की बात नहीं हो रही, फिनलैंड भी मतलब बिरादर तो नहीं है हमारा, लग्जमबर्ग, मलेशिया, नेदरलैंड्स, न्यूजीलैंड नहीं। बिरादर मुल्क का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है वो अक्सर किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? मुस्लिम ममालिक के लिए, जो इसमें फिर सिर्फ सऊदी अरेबिया ही रेली बचता है, अनलेस कि आप जीसीसी की बात करें, और मैं नहीं ख्याल के जीसीसी की बात हो रही है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, हो सकता है ईरान पर बात हो रही हो, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन ईरान तो खुद ब्लैक लिस्ट पर है, तो वो वोट तो नहीं करेंगे ना यार। तो ये हुआ है। मसला इस एनालिसिस में ये है कि ये 2018 में अप्लाई होता है ये, इनफैक्ट, और 2018 में तकरीबन ये ही हुआ था। टर्की वाज द ओनली वन हु वोटेड फॉर अस, बिकॉज़ उस वक्त चीन ने भी कहा था कि यार हारना ही है तो बेहतर है कि हम अपना वोट ना ज़ाया करें, चुनाचे हम आ गए थे ग्रे लिस्ट में। मौजूदा जो सूरत हाल है, अगर आप थोड़ा सा भी देख लें तो इस वक्त तो तुर्की और सऊदी अरेबिया मतलब एक दावत में नहीं साथ आते कि यार ये बंदा आया तो मैं नहीं आने वाला। इनफैक्ट बड़ी मज़ेदार कहानी है कि सऊदी अरब में एक बर्गर था जिसका नाम रखा हुआ था तुर्किश बर्गर, उसकी मार्केटिंग भी हुई थी, इतना शोर मचा कि उसका नाम तब्दील करके यूनानी बर्गर कर दिया, ग्रीक बर्गर। तो जब आप मतलब उसके नाम का बर्गर नहीं बर्दाश्त कर सकते तो आप यकीनन आप एर्दोगान के पास तो नहीं जाएंगे कि यार अगर भाई होता है ना, या तो पाकिस्तान के खिलाफ वोट दे। तो सवाल ये बनता है कि हो क्या रहा है फैटफ में, वोटिंग होनी है, कब होनी है, होगी तो क्या होगा, और ये ग्रे लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, वाइट लिस्ट का आखिरकार कब तक चलेगा। और क्योंकि हम इन सवालात का जवाब हम खुद नहीं दे सकते, हमने आज इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट कामरान यूसुफ साहब को दावत दी है, और ही इज जॉइनिंग अस लाइव आई थिंक फ्रॉम हिज फैटफ ड्राइंग रूम। कामरान साहब मुझे बताएं कि यार अब अगला स्टेप क्या है? कोई लोग कह रहे हैं कल वोटिंग होनी है, कोई लोग कह रहे हैं बाद में वोटिंग होनी है, कोई लोग कह रहे हैं ऑलरेडी वोट दे, कोई लोग कह रहे हैं कि वोट दे दिया है। तो यार थोड़ा सा प्लीज हमें भी समझाएं कि सीन क्या है। मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि ये बहुत एक टेक्निकल मेरे ख्याल में मामला है फैटफ का, और मेरे ख्याल में आई अस्यूम मेरे समेत बहुत से लोग शायद टेक्निकलिटीज को इतना नहीं जानते। तो मैंने कोशिश की जो पाकिस्तानी हुक्काम है उनसे बात करने की कि ये होता क्या है प्रोसेस। एक तो बड़ा वाज़ेह है कि पाकिस्तान फैटफ का मेंबर नहीं है। पाकिस्तान जो भी रिपोर्ट करता है वो एशिया पैसिफिक ग्रुप को, मुबशर ज़ैदी साहब ने शुरू में जिक्र किया, जो भी एक्शन प्लान है वो उसके जरिए इंप्लीमेंट करवा रहे हैं। अब एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है वो फिर अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है एक और ग्रुप को, वो है ICRG, इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिव्यू ग्रुप। उसकी मीटिंग, मेरी इतला ये है कि वो आज मीटिंग होनी थी, मीटिंग हो चुकी होगी, और उसमें पाकिस्तान के बारे में फैसला हो चुका होगा। और ये जो ICRG की जो रिकमेंडेशंस हैं, ये जो कल फैटफ की मीटिंग होगी उनके सामने वो फाइल जाएगी,
और उसके ऊपर उन्होंने फैटफ ने उसको इंडोर्स करना है बड़े सादे अल्फाज में। और ये जो वोटिंग की अगर आप बात कर रहे हैं, मैंने पाकिस्तानी हुकाम से जानने की कोशिश की। फर्ज करें कि जी जो ICRG वो ये कहता है कि जी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रखना है, और वो रिकमेंडेशंस जाती हैं फैटफ के पास कल जो प्लेनरी होनी है, और फैटफ जो है वो इत्तेफाक राय से फैसला करता है। और अगर इत्तेफाक राय हो जाता है कि ठीक है पाकिस्तान को और मुद्दत और वक्त देते हैं ताकि इस पर वो जो 27 एक्शन पॉइंट जो एक्शन प्लान है उस पर अमल दरामद करें, और अगर कोई मेंबर एतराज़ नहीं करता तो वो मनोअन तस्लीम कर लिया जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ करें कि वहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत चाहता है कि हम ब्लैक लिस्ट में जाएं, वो एतराज़ करता है कि नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कोई फर्दर एक्शन होना चाहिए, तो उसके ऊपर फिर वोटिंग होगी। और अगर पाकिस्तान को अगर ममालिक जो है पाकिस्तान की हिमायत कर देते हैं कि नहीं पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रहना चाहिए, मिनिमम 3 आपको वोट चाहिए 39 मेंबर्स में से, तो फिर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में रहेगा। तो ये बुनियादी तौर पर प्रोसेस है इस तरीके से। और जो खबरें चल रही हैं कि शायद ऑलरेडी वोटिंग हो चुकी है, मेरे ख्याल में जो दफ्तर खारजा के लोग भी कह रहे हैं और जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी लोग हैं, इस तरह की कोई अभी तक सूरत हाल नहीं। अच्छा कामरान, क्योंकि APJ ने पाकिस्तान को इन्हेंस्ड फॉलो अप के लिए ऑलरेडी रेकमेंड कर दिया है, वही रिकमेंडेशंस ICRG के पास जाती हैं और इवेंचुअली फैटफ के पास भी जाती हैं, तो उससे लगता यह है कि अभी फ़िलहाल हम ग्रे लिस्ट में ही रहेंगे और गोइंग फॉरवर्ड जो है जो 3-4 मामलात अभी फंसे हुए हैं, अगर उन पे इम्प्रूवमेंट हो जाती है तो नेक्स्ट ईयर तक शायद हम जो है इस ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएं, ऐसा है? जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जब तक हम एशिया पैसिफिक ग्रुप को सेटिस्फाई नहीं कर लेते उस वक्त तक फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आना बिल्कुल नामुमकिन है, क्योंकि उन्हीं की रिकमेंडेशंस के ऊपर ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला होगा। जो मेरी यहाँ पर जो हुकाम है उनसे बात हुई है, शाह महमूद कुरैशी का बयान अपनी जगह पे उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएंगे, लेकिन हकीकत ये है कि पाकिस्तानी हुकाम भी इस बात का एतराफ़ करते हैं कि कम से कम जो कल फैसला होने वाला है उसमें तो कम से कम पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आने वाला। पाकिस्तान के लिए वो कहते हैं जी बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि फरवरी में जब दोबारा प्लेनरी होगी तो उस वक्त तक हम इतनी प्रोग्रेस दिखा दें, क्योंकि जब आप एक्शन प्लान पर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद एक ऑन साइट इंस्पेक्शन होती है फैटफ की तरफ से, या एशिया पैसिफिक ग्रुप करेगा फैटफ के बिहाफ पे। अगर आप ऑन साइट इंस्पेक्शन पर पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है कि आप ऑन द वर्ज ऑफ एग्जिटिंग ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान की कोशिश है कि फरवरी में हमें वो ऑन साइट इंस्पेक्शन मिल जाए। अगर मिल जाती है तो फिर जो उसके बाद प्लेनरी होगी तो उसमें पाकिस्तान का इम्कान है कि आप वाइट लिस्ट में आ जाएं। तो आप अगर आप टाइमलाइन देख लें तो कम से कम 1 साल के लिए मजीद तो कम, मुझे जो लगता है और जो दफ्तर खारजा के और बाकी जो हुकाम समझते हैं कि पाकिस्तान कम से कम ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, आपने खासी तफसील से बताया। यहाँ एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक जी। सवाल ये था कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ कम क्यों होती जा रही है, पाकिस्तान पीछे क्यों रह गया है, और जवाब इसका देना था मशहूर इकोनॉमिस्ट आतिफ मियाँ साहब ने IBA कराची के कैंपस पर एक जूम सेमिनार अरेंज हुआ था और इसके बारे में बताया गया था तकरीबन मेरे ख्याल है कि 18 अक्टूबर 19 अक्टूबर को। अच्छा, अब जाहिर है कि IBA ने इस पर ट्वीट की और फिर आतिफ मियाँ ने खुद इस पर जवाब भी दिया और कहा कि जी आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू इट कि 5 नवंबर को मैं IBA के स्टूडेंट्स से खिताब करूँगा, उनसे बातें होंगी कि इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या। ज़ाहिर है IBA में इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं होगी तो क्या होगा। अच्छा, फिर कुछ 2-3 दिन बाद, इनफैक्ट आज की बात है, IBA कराची की ट्वीट आती है कि डॉक्टर आतिफ मियाँ का लेक्चर जो है Why has economic growth fallen behind in Pakistan, जो 5 नवंबर को स्केड्यूल था, वो कैंसिल हो गया है।
उसके बाद फिर अच्छा, फिर जाहिर है कि सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछने लगे, बहुत लोग अटेंड करना चाह रहे थे, स्टूडेंट्स भी काफ़ी एक्साइटेड थे, और लोगों ने पूछा कि यार क्या यकीनन कोई ना कोई धमकी आई होगी। उसके बाद आतिफ मियां का खुद एक और ट्वीट आती है, इसमें वो कहता है कि अफसोस के साथ मैं अब आपको बताना चाह रहा हूँ कि मेरा जो इकोनॉमिक सेमिनार था वो कैंसिल हो गया था क्योंकि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को इंतहा पसंदों से धमकियाँ मिल रही थी। अच्छा, इससे पहले मैंने भी थोड़ी एक दो जगह पता किया और वहाँ यही ऑफिशियल वर्जन जो दी गई थी कि जी थ्रेट्स आ रही थी और हेट आ रही थी और ये सोशल मीडिया पर आ रही थी। फिर मैंने चेक भी किया इनकी जो अनाउंसमेंट्स हैं, एज सच कोई उसमें बात नहीं थी। सही है, इक्के दुक्के लोगों के एतराज़ था जैसे होता है। अच्छा, अगर बंदा थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करे तो आप सोचते हैं कि यार इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में भी बिल्कुल 100% यही हुआ था। इमरान खान साहब ने कहा था कि इनको हम अपॉइंट करेंगे, फिर एक रिएक्शन आया था, फिर उसको वापस ले लिया। अब ये जब जीतती जाती मिसाल है आपके सामने, तो जब आप ऐसा करेंगे और आप आतिफ मियां को इनवाइट करेंगे तो जाहिर है कि आपको पता है कि एक रिएक्शन आएगा, आ सकता है, इनफैक्ट 99% आएगा और उसको आपने हैंडल करना है। तो जहां तक थ्रेट्स की बात है और जहां तक हेट स्पीच की बात है, तो बदकिस्मती से ऐसा नहीं, सिचुएशन नहीं थी। ये अनफॉर्चुनेटली एक फेक इंप्रेशन दिया जा रहा है। अंदर ये खबर क्या है कि जो सेंटर फॉर बिजनेस एंड इकोनॉमिक रिसर्च है IBA का, जिन्होंने ये टॉक स्पॉन्सर की थी और होल्ड करने थे, वहाँ पर आज एक मीटिंग हुई और एक टॉप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल जो रिसेंटली वहाँ पर अपॉइंट हुए हैं, उन्होंने मीटिंग में एतराज़ किया कि जी आप ये कैसे हो सकता है कि एक अहमदी यहाँ पर आकर स्पीच दे और वो भी इकोनॉमिक्स पर। जाहिर है क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स का कोई कतन ताल्लुक नहीं होता। और उसने कहा कि फैकल्टी मतलब टीचर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं डीन को, तो आप ये कैंसिल कर दें। तो इस दबाव में आकर स्टांस लिए बगैर इस मीटिंग को कैंसिल कर दिया गया है और ये तसव्वुर दिया जा रहा है कि नहीं, शायद कोई थ्रेट्स आई थी, शायद कोई धमकियां आई थी। इक्के दुक्के सोशल मीडिया पोस्ट आ सकते हैं, लेकिन दोज शुड हैव बीन एक्सपेक्टेड। अच्छा, अब ये एक अफसोसनाक बात इसलिए है कि IBA में मैं खुद पढ़ा हूँ, ठीक है, और जाहिर है इकोनॉमिक्स पाकिस्तान का प्रीमियर बिजनेस स्कूल है और इकोनॉमिक थ्योरी ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। इकोनॉमिक थ्योरी में क्या पढ़ाया जाता है? एडम स्मिथ प्रेस्बाइटेरियन क्रिश्चियन था। क्या इसका मतलब है कि आप उनकी थ्योरीज नहीं पढ़ सकते? जॉन मेनियर्ड कीन्स, चलो एडम स्मिथ तो अहले किताब है, कीन्स एथियस्ट था, लादीन था, क्या आप उनकी किताबें नहीं पढ़ सकते? और फिर जाहिर है कि ये कोई पहली दफा नहीं हुआ, डॉक्टर अब्दुल सलाम के साथ तो बार बार होता है और हाल में भी अगर आपने देखा है गुजरांवाला में हुआ था, वो तो हुआ था। मैं उससे पहले ये बताऊं कि ये जो आतिफ मियां हैं, दुनिया के 25 जो यंगेस्ट ज़हीन माहिरीन मईशत IMF की 2014 की लिस्ट है। मेरा ख्याल है कि इन्हें MD कोटे पे रखा गया है। इनका मईशत का कोई खास, सऊदी अरब में भी तो कोई MD कोटा चलता था। और 2016 में यही आतिफ मियां रियाज में इस्लामिक बैंक एंड फाइनेंस पे इस्लामी कॉन्फ्रेंस जो पहली हुई थी, उसमें भी वो शरीक थे। गालिबन सऊदियों को भी नहीं पता था कि ये MD हैं। आप फुटेज में देख सकते हैं कि आतिफ मियां जो हैं वो रियाद में उस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे हैं। आपने आखिर में बात की डॉक्टर अब्दुल सलाम की कि गुजरांवाला का एक साइंस कॉलेज है, उसमें कोई यूथ पार्लियामेंट के कुछ नौजवान जो हैं वो नज़र आ रहे हैं कि जी वो डॉक्टर अब्दुल सलाम के चेहरे पे कालक पेंट कर रहे हैं। अच्छा, मुझे इसलिए हैरत नहीं हुई कि मैं तो ये जो है वो 1980 से देखता आ रहा हूँ। बिल्कुल 79 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था, पता नहीं अहमदी होने की वजह से या फिजिसिस्ट होने की वजह से, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन 1980 में जब ये कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तशरीफ़ लाए शोबा तबियात की दावत पे, फ़िज़िक्स की दावत पे, तो वहाँ सबसे पहले एहतजाज हुआ और इस्लामी जमीयत तलबा के लोग थे। उन्होंने कहा कि अगर ये शख्स आया तो इसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। अच्छा, उस ज़माने में कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, वहाँ की फैकल्टी ऑफ साइंस ने भी इन्हें दावत दी, तो वहाँ भी ये हंगामा राई की वजह से नहीं आ सके। लेकिन ज़ियाउल हक जैसा आदमी वो तक ये समझता था कि यार ये ठीक है, ये अहमदी है, लेकिन बुनियादी तौर पे तो इसे साइंटिस्ट के तौर पे नोबेल प्राइज़ मिला है। तस्वीर चल रही है। तो ज़ियाउल हक ने इन्हें निशाने इम्तियाज़ दिया जब ये पहली बार नोबेल प्राइज़ लेके पाकिस्तान आए थे। यानी ज़ियाउल हक तक को पता था कि साइंस और फेथ जो है उसको आपस में खल्त मल नहीं करना चाहिए।
मज़े की बात यह है कि ये वाहिद नोबेल प्राइज विनर साइंटिस्ट जो है, पाकिस्तान की जो स्कूली किताबें हैं उनमें से किसी में इसका नाम नहीं है, जबकि इसने जाहिर है कुछ ना कुछ तो किया होगा। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर ये क्राइटेरिया है तो भैया आइंस्टाइन की थ्योरी से आज मेरी तौबा, वो तो था यहूदी। सर मैं तो कहता हूँ जो सारे न्यूक्लियर बॉम्ब हैं आपके, फिर ये भी तो काफिर हुए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मुझे यार आजकल रियासत मदीना का बड़ा तस्करा है। असल रियासत मदीना जो है ओरिजिनल, उसमें मैं अपनी दरसी किताबों में पढ़ता था, पता नहीं अब भी है स्कूल की किताबों में या नहीं, कि ग़ज़वा बदर के बाद जब कुफ़ार कैदी बने मुसलमानों के, तो उनकी रिहाई के लिए एक शर्त रखी गई कि उनमें से जो भी पढ़ना लिखना जानता है वो हमारे बच्चों को बुनियादी जो पढ़ाई लिखाई है वो सिखा दे और हम उसे रिहा कर देंगे। ये बड़ा मशहूर वाक़या है ग़ज़वा बदर के जंगी कैदियों का। फिर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि इल्म मोमिन की गुमशुदा मीरास से जहाँ से मिले उठा लो। इससे क्या मुराद है कि किसी से भी यहाँ पर तो चल के आपके पास आ रही है। तो रिवायत है कि कुछ सहाबा को उन्होंने मामूर किया कि आप हिब्रू सीखिए, क्योंकि यहूदी कबाइल और आसपास की जो दुनिया है उससे ख़त व किताबत भी जाहिर है कि मदीना की रियासत को करनी थी। अच्छा, अब मसला ये है कि कॉन्स्टेंटिनोपल की मैं मिसाल दे रहा हूँ, रसूलुल्लाह की पेशगोई थी, बशारत दी थी कि जो भी इसे फ़तह करेगा उसको मैं जन्नत की दुआ देता हूँ। ये एजाज़ सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के हिस्से में आया। आदत 1453 में मुहासरा हुआ। उसके लिए जो हैवी तोपें थी जिनसे पहली बार तारीख में फसील तोड़ी गई, नाकाबिल तस्खीर फसील, वो तोपें ना होती तो कुस्तुनतनिया फतह ना होता। और वो तोपें किसने बनाई थी? हंगरी का एक ईसाई कारीगर था और बैन नाम का, जो के तारीख में उसका जिक्र मौजूद है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि यार एक नुसैरी ने तोपें बनाई और उससे आपने कुस्तुनतनिया फतह किया, तो क्या कोई मुसलमान कारीगर नहीं थे कि आपको हंगरी से एक ईसाई को बुलाना पड़ा? तो वो तक जानता था कि भैया काम एक अलग चीज है और फेथ जो है वो एक अलग चीज है। अच्छा, फाइनली सॉरी दो चीजें मेरे पास भी है यार। अगेन सलाउद्दीन बिन अय्यूबी, हाँ का नाम तो हम सब सुनते हैं, हमें ये शायद नहीं पता कि उनके जो मेन डॉक्टर थे मूसा बिन मेमोन, जिन्होंने कोई दर्जन बार उनकी जान बचाई, वो ना होते तो शायद अल-कुद्स सदियों के लिए सलेबियों के हाथ में रहता। मजीद अल-अंदलुस के जो, ये क्या यहूदी थे? ये यहूदी थे, मूसा बिन जी यहूदी थे बिल्कुल। अल-अंदलुस के जो टॉप वजीर थे तकरीबन सारे यहूदी थे, और उस सल्तनत की तरक्की का राज भी यही था कि सब साथ मिलकर अपने मुल्क के लिए काम कर रहे थे। इसका यह मतलब नहीं था कि टेंशन्स नहीं थी, टेंशन्स हमेशा थी, लेकिन जहां रियासत का फायदा था उन्होंने कहा यार अब मतलब एक दूसरे को उन्होंने काफिर भी समझा, सब कुछ किया, सब कुछ, लेकिन जहां काम आया कि जी ये इस शोबे का माहिर है तो उससे काम भी नहीं। अब बोल दूसरा ये है कि डॉक्टर आतिफ मियां ने पूरी दुनिया में ख़ुसूसन हर मुस्लिम मुल्क की यूनिवर्सिटी में जाकर के लेक्चर दिया है, कहीं ये इतराज़ नहीं हुआ। सिर्फ हमारे मुल्क में ये क्यों होता है आप भी सोचिए। अच्छा, वो भी इंतज़ामिया की तरफ से, हाँ इंतज़ामिया की तरफ से जाहिर। एक वक्फा ले लो। वेलकम बैक। हर साल दुनिया भर में तकरीबन 21 लाख नए केसेस रिपोर्ट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के, छाती के कैंसर के, और जाहिर है कि तकरीबन 100% जो केसेस रिपोर्ट होते हैं वो ख़वातीन में आपको मिलते हैं। तकरीबन 6,30,000 ख़वातीन हर साल अपनी ज़िंदगी खो जाती हैं इस मर्ज़ के से लड़ने के बाद। और अगर हम पाकिस्तान के स्टैटिस्टिक्स देखें तो एक तशवीशनाक बात ये सामने आती है कि पूरे एशिया में हमारी सबसे ज़्यादा एवरेज नज़र आती है, और मैं बताता हूँ कि वो क्या है। हर साल तकरीबन 35,000 नए केसेस आते हैं और 17,000 अमवात होती हैं। अगर हम इंसिडेंट्स देखें तो लाख, इसका मतलब है कि लाख में से
44 खवातीन को हर साल ब्रेस्ट कैंसर होता है और लाख में से 23 खवातीन अपनी ज़िंदगी खो देती हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें एशिया का एवरेज तो आप देखेंगे कि ये इससे कम है। अगर हम थोड़ा सा इसको फिर मज़ीद जूम इन करें और हम जाएं भारत की तरफ, अगर भारत की हम स्लाइड दिखाएं तो हालांकि आबो हवा, जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल में कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, या कम से कम हम यही समझते हैं कि इतना बड़ा फ़र्क नहीं है, तकरीबन आधी रेट है पाकिस्तान से अगर हम इसे कंपेयर करें। तो आखिर ऐसा क्यों है? आज इसी चीज़ पे बात करने के लिए हमने दावत दी है डॉक्टर मोहम्मद उस्मान रशीद साहब को। आप सीनियर रिसर्च साइंटिस्ट हैं और शौकत हॉस्पिटल के हेड हैं बेसिक रिसर्च डिपार्टमेंट की। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। तो पहले हम ये बताएं कि ये जो एक बहुत बड़ी डिस्क्रिपेंसी हमें नज़र आती है पाकिस्तान के ब्रेस्ट कैंसर रेट्स में और एशिया और भारत के ब्रेस्ट कैंसर रेट्स में, इसके पीछे क्या वजूहत है? बेसिकली जी ब्रेस्ट कैंसर एक कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है, इसमें मुख्तलिफ जेनेटिक और नॉन जेनेटिक रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं और पाकिस्तान में जो इंक्रीज़ इंसिडेंस है इसमें है कि लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं और उसके साथ ड्यू टू द ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस और स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी से उसके डायग्नोसिस ज़्यादा हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये मेजर है। साउथ एशियन जो थी पाकिस्तानी और इंडियन मुस्लिम्स के अंदर रिस्क डबल था छाती के कैंसर का। उसमें देखा गया कि पाकिस्तानी और इंडियन मुस्लिम्स हैं, उनका लाइफस्टाइल में फूड पैटर्न, दे आर मीट लवर। इसकी निस्बत पंजाबी हिंदू, पंजाबी सिख वो वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं और गुजराती हिंदूज़ का भी वेजिटेबल का इस्तेमाल ज़्यादा था। तो ये एक मेजर जो फैक्टर है डाइटरी फैक्टर था। और इसके बाद दूसरा जो फैक्टर नोट किया गया वो था अबाउट द लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी। उसमें ओबेसिटी पाकिस्तानी और इंडियन मुस्लिम वुमेन में ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इनमें पाकिस्तानी इंडियन मुस्लिम वुमेन में कैंसर, छाती के कैंसर की शरह दुगनी पाई गई बनिस्बत जो पंजाबी हिंदू और पंजाबी सिख और गुजराती हिंदू की निस्बत। तो यही हमारे जो अभी ज़रार साहब ने डाटा प्रेजेंट किया, डाटा शो किया, उसमें यही देखा गया कि पाकिस्तान के अंदर जो कैंसर की शरह है छाती के कैंसर की वो डबल है इंडियन वुमेन की निस्बत। तो डॉक्टर साहब ये जो आपने बताया कि अब स्क्रीनिंग ज़्यादा हो रही हैं, क्या इसकी वजह है कि अवेयरनेस बढ़ी है हालिया बरसों में? कि सर्टेनली अगर हम 20 साल पहले देखें, शौकत खाना ने जब ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट की थी बड़े एडवांस स्टेज पे फीमेल्स प्रेजेंट करती थी, लेकिन अब पिछले 5-7 साल से वो अवेयरनेस की वजह से अब बड़ी अर्ली स्टेज पे पाकिस्तानी फीमेल्स प्रेजेंट कर रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अब मुझे एक बात बताएं, आपने, मैं दोबारा लाइफस्टाइल पर आना चाह रहा हूँ, आपने मीट कंजम्पशन की बात की और जाहिर है आप बात कर रहे हैं रेड मीट की ज़्यादातर, राइट? बीफ जी, बड़ा गोश्त जी। उसके साथ साथ मैं एक और रिपोर्ट पढ़ा था और आप इस पे बेहतर एक्सप्लेन कर सकेंगे कि कज़न मैरिज का भी इसमें काफ़ी एक रोल आता है। तो अभी हम लेंगे एक वक्फा, तो वक्फे के बाद आपसे जवाब लें। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं माहिर सरतान जो डॉक्टर उस्मान रशीद हैं शौकत खानम के। डॉक्टर साहब, आपसे सवाल हुआ था कि क्या कज़न मैरिज की वजह से भी छाती के कैंसर में इजाफा होता है? मैरिजेस की शरह दुनिया भर में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है, अप टू 60%। और जो पाकिस्तानी नॉर्वे और इंग्लैंड में रह रहे हैं उसमें 80% तक कज़न मैरिजेस की शरह है। तो उसका एक फैक्टर ये है कि ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ में ये हो सकता है छाती का कैंसर। हमने एक स्टडी की है पाकिस्तान में शौकत खानम में, उसमें 500 ब्रेस्ट कैंसर वुमेन थी और 1000 हेल्दी वुमेन थी। उसमें जो देखा कि अर्ली मिनार की मीन्स के पीरियड्स का अर्ली स्टार्ट होना ख़वातीन में वो एक कैंसर की वजह थी। दूसरी उसके बाद कि
आपकी जो है नंबर ऑफ़ पैरिटी के कितने बच्चे हैं आपके, किस उम्र में पहला बच्चा हुआ, और ड्यूरेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ये 4 हमें फैक्टर्स मिले हैं जो एसोसिएटेड हैं विद ब्रेस्ट कैंसर। कि जिन ख़वातीन ने बच्चों को 2 साल तक दूध पिलाया तो उनमें कैंसर की शरह कम पाई गई है। इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स में 2 मेजर जीन्स हैं, BRCA1 और BRCA2, जो बेसिकली प्रोटेक्टिव जीन्स हैं, लेकिन अगर उसमें कोई जेनेटिक चेंज हो तो उससे कैंसर की शरह बढ़ जाती है। पाकिस्तान के अंदर फैमिलियल ब्रेस्ट कैंसर में मींस के वो ख़वातीन जिसमें माँ को, बहन को या बेटी को किसी को कैंसर है छाती का, तो उसमें हमें 25% तक ऐसी ख़वातीन में जेनेटिक चेंजेस मालूम हुई हैं जो कि इस वक्त वेस्टर्न डाटा है उसके इक्वलेंट है। तो ये पैरामीटर्स, ये फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जो एसोसिएटेड हैं ब्रेस्ट कैंसर के साथ। तो लेकिन क्वेश्चन आता है कि सॉरी जी, आप ये चीज़ भी बार बार कही जाती है कि आप रेगुलर टेस्टिंग करवाते रहें, तो ये भी बता दें कि एक दफ़ा टेस्ट करवाएं या ये हर साल करवाना पड़ता है? अगर जी, ब्रेस्ट कैंसर की जो है शरह पाकिस्तान के अंदर 40% जो ख़वातीन के कैंसर हैं उसमें ब्रेस्ट कैंसर 40% होता है। मींस के एटलीस्ट हर 3 ख़वातीन जो कैंसर हैं उनमें से एक को छाती का कैंसर होता है, और इसकी शरह उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है। तो इसलिए 40 साल के बाद हर ख़ातून का मेमोग्राफी होना चाहिए, और 25 साल की उम्र से आप ख़ुद हम एडवाइस करते हैं कि सेल्फ ब्रेस्ट एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हो जाए, और उसके बाद क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन, अगर फैमिली हिस्ट्री है तो क्लिनिकल एग्ज़ामिनेशन आपका रेगुलर होता रहे, और इसके साथ फिर अगर जेनेटिक चेंजेस हैं तो MRI और ब्रेस्ट अल्ट्रासाउनोग्राफी है बिफोर एज 40। आफ्टर एज 40 उसमें फिर ऑप्शंस मेमोग्राफी की आती है। तो डॉक्टर साहब, ये चीज़ें हैं। हॉस्पिटल्स हैं, सॉरी वक्त कम है इसलिए, जो हॉस्पिटल्स हैं हमारे यहाँ वहाँ हर जगह अवेलेबल है, और क्या ये अफोर्डेबल है? मेमोग्राफी जो है, मेमोग्राफी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हॉस्पिटल कुल जो हैं 33 कैंसर हॉस्पिटल्स हैं और कोई 300 कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। तो ये तो पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए 22 करोड़ आबादी के लिए सफिशेंट नहीं है। तो उसके एक अकॉर्डिंगली उसमें मेमोग्राफी की भी फैसिलिटी मेजर सिटीज़ के अंदर है, लेकिन अब छोटे शहरों में भी ये प्रोवाइड की जा रही है गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, अच्छा जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक जो अच्छी बात है ना, क्योंकि अभी डॉक्टर साहब भी कॉल देते हैं कि अवेयरनेस काफ़ी बड़ी है, तो आपने नोट किया होगा PTI के जो टोन्स हैं, अगर आप कॉल करें तो मतलब कुछ तो आपको कोविड रिलेटेड मैसेज भी मिलता है, लेकिन इस माह क्योंकि पिंकटोबर है, जाहिर है इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर का महीना है, तो आपको ब्रेस्ट कैंसर के बारे में भी आगाही दिलाई जाती है, और ये एक मेरे ख्याल एक बहुत अच्छा तरीका है मैस कॉन्टैक्ट कैंपेन करने का। अच्छा, अब जाहिर है कि लाइफस्टाइल जो रीजंस हैं वो ओवरनाइट तो बदल नहीं सकते, तो एक जो चीज़ें हैं जो हमारे हाथ में हैं, जो हम कर सकते हैं, वो यही है अवेयरनेस, कि ये ख़वातीन को बताया जाए कि आप सेल्फ एग्ज़ाम करते कैसे हैं। कहना तो बड़ा आसान है कि सेल्फ एग्ज़ाम कर लो, लेकिन हाउ आर यू गोइंग टू डू इट। फिर ये इन्फॉर्मेशन के मैमोग्राम कहाँ अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल नहीं है, और किस हालात में आपको वहाँ जाने की ज़रूरत है। बिकॉज अगेन ये एक बहुत मेरे लिए डिस्टर्बिंग फिगर है कि ग्राफ आप देखें तो पाकिस्तान का रेट यहाँ है, भारत का रेट हमारे से हाफ है, तो ये इज़ समथिंग टू बी वरीड अबाउट। बियॉन्ड दैट जितनी तेज़ी से रिसर्च की जा रही है, मेरा ख्याल है उतनी तेज़ी से ही हम देख रहे हैं कि कैंसर की रेट भी बढ़ती जा रही है। जाहिर है वो स्क्रीनिंग ज़्यादा होगी तो स्क्रीनिंग भी, और मेरा ख्याल है कि यार एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अब वो नहीं रहे। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा 40% कैंसर पेशेंट्स में जो है वो ब्रेस्ट कैंसर 40%। तो जनाब आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।